अब हम पढ़ेंगे नारीवाद के बारे में। कल वैसे हमने पढ़ लिया था जो नारीवाद का जो इंट्रोड्यूस था, जो परिचय था, उसमें थोड़ा सा और डिटेल हम देख लेते हैं कि नारीवाद क्या था। उसमें कुछ लाइनें हमने बढ़ाई है। जैसे एक तो है कि नारीवाद का मानना है कि महिलाओं के बीच में जो हीन स्थिति है वो बायोलॉजिकल नहीं है, मतलब भगवान के द्वारा या प्रकृति के द्वारा बायोलॉजिकल रूप से जैविक कारणों से महिलाएं कमज़ोर नहीं हैं, अपितु जो ये समाज में पितृ सत्तात्मक समाज है उसमें महिलाओं को दोयम दर्जे का अधिकार दिया गया है और सार्वजनिक जीवन, संपत्ति, अनुशासन और जितनी भी जो मतलब संरचनाएं हैं, सोशल जो स्ट्रक्चर है, इसमें महिला के कारण उसकी स्थिति निम्न है, ये इसमें बताया है। अब हम इसमें थोड़ा आगे पढ़ेंगे तो एक तो क्या है, जैसे इसमें है मतलब अपन देखते हैं पहले नारीवाद की प्रमुख धाराएं, इसको शॉर्ट में देख लेते हैं। तो पहली धारा तो क्या है, उदार नारीवाद, लिबरल फेमिनिज्म। तो उदार नारीवाद में क्या है कि भाई उदार नारीवाद एक तो एक तरह का राजनीतिक उदारवाद पर जोर देता है, जो ये कहता है कि महिलाओं को भी पुरुषों के समान कानूनी अधिकार, जैसे शिक्षा का अधिकार, मतदान का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, रोजगार का अधिकार में समानता मिलनी चाहिए। तो ये केवल राजनीतिक अधिकार या कानूनी अधिकार तक महिलाओं के अधिकारों को स्पष्ट करता है। तो इसका नाम क्या दिया गया है, लिबरल फेमिनिज्म। ये किससे प्रभावित है, पश्चिम की उदारवादी लोकतांत्रिक विचारधारा से, लिबरल डेमोक्रेसी में, जिसमें यह मानता है कि महिलाओं को पुरुषों के समान वोट देने का अधिकार, कानूनी अधिकार, शिक्षा का अधिकार, संपत्ति का अधिकार मिलना चाहिए। दूसरा दो जो दृष्टिकोण है नारीवाद का, वो है मार्क्सवादी या समाजवादी दृष्टिकोण। ये मानता है कि समाज में महिलाओं का आर्थिक शोषण हो रहा है। जैसे मार्क्सवाद का दृष्टिकोण है, उसके अनुसार ही महिलाओं का आर्थिक शोषण हो रहा है, क्योंकि घरेलू श्रम को एक अदृश्य रोजगार माना गया है। घरेलू श्रम को रोजगार नहीं माना है, उसको कोई महत्व नहीं दिया गया है, उसके माध्यम से शोषण हो रहा है। और जो पूंजीवाद है वो भी एक लैंगिक असमानता की देन है। मार्क्सवाद अपनी पुरानी ट्रेडिशनल धारणा को अपनाते हुए नारीवाद में भी इसी सिद्धांत को अपनाते हुए कहता है कि महिलाओं का आर्थिक शोषण किया जा रहा है, उनको समान कार्य के लिए समान वेतन नहीं मिलता है, अन्य सुविधाएं नहीं मिलती है, और जो घरेलू जो कार्य करती है, हाउस होम हाउस का जो वर्क करती है, उसको वो एक मतलब कोई महत्व नहीं है, उसका कोई वैल्यू नहीं है, और पूंजीवाद भी इसकी ही देन है। अतः समान मजदूरी मिलनी चाहिए, आर्थिक स्वतंत्रता पर उसका बल दिया गया। तो मार्क्सवादी अपने उसी सिद्धांत के आधार पर क्या कहता है कि समान मजदूरी और आर्थिक स्वतंत्रता पर बल दिए जाने समर्थक है। तो पहला हुआ उदार नारीवाद, दूसरा हुआ मार्क्सवादी। तीसरा क्या था, उग्र नारीवाद, रेडिकल फेमिनिज्म। ये क्या कहता था कि पितृ मतलब ये कुछ ज़्यादा उग्र था। वो कहता था कि समाज में जो ये पितृ सत्तात्मक व्यवस्था है, पैटर्निटी जो सिस्टम है, इसमें पुरुष प्रधान समाज है, पुरुषों को अधिकार दिए गए हैं, महिलाओं को अधिकार नहीं दिए गए हैं, उनका शोषण किया जाता है, उनको दबाया जाता है। उस व्यवस्था में परिवर्तन पर जोर देने का हिमायती है। और वो कहता है कि जो ये परिवार, फैमिली, मैरिज और जो लिंग आधारित जो भेदभाव है उसकी आलोचना करता है कि ये परिवार और विवाह से महिलाओं की स्थिति बिगड़ी है, अतः वो इन संस्थाओं को कम करने का हिमायती है। वो कौन है, उग्र नारीवाद, रेडिकल फेमिनिज्म। चौथा है उत्तर आधुनिक नारीवाद। ये एक बहुत महत्वपूर्ण विचारधारा जो कहता है कि यह एक समान अनुभव की धारणा, एक समान अनुभव, एक कॉमन एक्सपीरियंस ऑफ वुमेन की धारणा को नकारता है। वो ये नहीं कहता है भाई नारियों को एक समान ही विश्व में वो समस्याएं और एक समान ही उसे अधिकार दिए जाने चाहिए तो ही शोषण से मुक्ति मिल सकती है। इस धारणा को नकारता है एक समान स्त्री अनुभव, अर्थात कॉमन एक्सपीरियंस
ऑफ फीमेल इस धारणा को नकारता है कि भाई विश्व में स्त्रियों की एक जैसी समस्या है, एक जैसी प्रॉब्लम है, उसको नकारता है। और वो कहता है कि जाति, धर्म, नस्ल, संस्कृति आदि के आधार पर महिलाओं के विभिन्न पहलुओं को वो स्वीकार करता है। और वो कहता है कि उनके जो विभिन्नीकरण है, जो विशेषीकरण है, उसके आधार पर ही इस समस्याओं का समाधान किया जाना चाहिए। तो वो कौन से धारणाओं को स्वीकारता है? एक समान स्त्री के अनुभव को उत्तर आधुनिक नारीवाद अस्वीकारता है। चौथा है सांस्कृतिक नारीवाद, कल्चरल फेमिनिज्म। तो सांस्कृतिक नारीवाद में क्या है? वो नारी के महिलाओं के करुणा, दया, प्रेम, सहिष्णुता जैसे गुणों को प्रमुख स्थान देता है और पुरुष प्रधान समाज की आलोचना करता है। तो सांस्कृतिक नारीवाद में महिलाओं के जो उदार गुण, दया, करुणा, प्रेम आदि गुणों को स्वीकार करते हुए पुरुष प्रधान समाज की आलोचना करता है। अब हम इसमें आगे सामान्य रूप से पढ़ेंगे कि भाई नारीवादी आंदोलन का विकास कैसे हुआ, डेवलपमेंट कैसे हुआ। तो इसमें हम देखेंगे प्रथम चरण में क्या था? फर्स्ट वेव कब आई? नारीवादी आंदोलन की, नारी अधिकारों की, शोषण से मुक्ति की फर्स्ट वेव कब आई? तो वो आई 19वीं सदी तथा 20वीं सदी के प्रारंभ तक। पहला चरण कब आया, पहली लहर कब आई? 19वीं सदी और 20वीं सदी के आरंभ में। इसका हम डिटेल बाद में पढ़ेंगे। पहले देखेंगे इसमें क्या था। पहली लहर में मुख्य बिंदु क्या था? महिलाओं को राजनीतिक अधिकार, कानूनी शिक्षा, संपत्ति व मानवाधिकार से संबंधित था कि महिलाओं को राजनीतिक अधिकार देना चाहिए, वोटों का अधिकार मिलना चाहिए, शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए, संपत्ति का अधिकार। और ये जो वेस्टर्न जो पश्चिम देश की जो लिबरल डेमोक्रेसी था उससे संबंधित था। दूसरी लहर कब आई? 1960 से 1980। इसमें क्या है? सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक असमानताओं को मुद्दा बनाया। सामाजिक सांस्कृतिक असमानताओं को मुद्दा बनाया अर्थात सुधार की बात हुई। उसमें क्या, जो महिलाओं पर जो कार्यस्थल पर जो भेदभाव था, शोषण था, समान वेतन था, घरेलू हिंसा थी, मातृत्व सुविधाएं थी आदि जो बेसिक सुविधाओं पर जोर दिया गया। ये कौन था? सेकंड वेव पर। द्वितीय लहर जो 1960 और 80 में आई थी, उसमें जो महिलाओं की जो बेसिक सुविधाएं थी उस पर जोर दिया गया कि समान वेतन मिलना चाहिए, घरेलू हिंसा नहीं होनी चाहिए, मातृत्व सुविधा होनी चाहिए, कार्यस्थल पर भेदभाव होना चाहिए। ऐसी असमानताओं, ऐसी सोशल मुद्दों को उठाया गया। और एक प्रमुख बिंदु, एक नारा दिया गया था इस द्वितीय लहर में। वो नारा था व्यक्तिगत भी राजनीति है। व्यक्तिगत भी राजनीति है। इस पर नोटिस करें अपने, दी पर्सनल इज पॉलिटिकल। उसमें कहा गया कि जो महिलाओं से संबंधित जो पर्सनल मुद्दे हैं वो भी राजनीति से संबंधित है, वो व्यक्तिगत नहीं है। कैसे? कि महिलाओं से संबंधित जो निजी मामले जैसे घरेलू हिंसा, डोमेस्टिक वायलेंस, पारिवारिक श्रम का असमान बंटवारा, फैमिली लेबर का जो जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बंटवारा, लैंगिक भेदभाव, प्रजनन के अधिकार कि वास्तव में राजनीतिक संरचनाओं, नीतियों और सत्ता से जुड़े हुए हैं। अर्थात वो कहता है कि जो ये नारा था कि व्यक्तिगत भी राजनीति है, दी पर्सनल इज पॉलिटिकल, अर्थात जो महिला से संबंधित जो निजी मामले हैं, जो पर्सनल मामले हैं जैसे घरेलू हिंसा, पारिवारिक श्रम का बंटवारा, लैंगिक भेदभाव, प्रजनन के अधिकार, ये पर्सनल नहीं है, ये राजनीतिक है। राजनीतिक नीति, राजनीतिक संरचना, पॉलिटिकल इश्यूज, उनकी आइडियोलॉजी या डिसीजन मेकिंग से जुड़े हुए हैं। अर्थात ये विषय पर्सनल नहीं हो सकते। ये द्वितीय वेव सेकंड लहर में 1960 से 1980 तक चला। फिर हम थर्ड वेव देखते हैं 1990 के बाद में। तो थर्ड वेव में आंदोलन और समावेशी और विविधतापूर्ण हो गया था। कॉन्क्लूसिव, समावेशी, डाइवर्सिटी, अर्थात इसमें क्या है? एक समान स्त्री के अनुभव की धारणा को चुनौती दी गई। उसमें कहा गया भाई स्त्री एक नहीं है, बल्कि देश, काल, परिस्थिति, जाति, वर्ग, नस्ल, संस्कृति आदि के आधार पर महिलाओं की विभिन्न समस्याएं और उनका समाधान संभव है। तो एक समान स्त्री अनुभव को, धारणाओं को चुनौती दे दी गई थी। ये थर्ड वेव कब थी? 1990 की बात। आता है समकालीन चरण। तो समकालीन चरण में क्या था?
समकालीन चरण में क्या था, ये फोर्थ वेव थी। समकालीन जो चरण चल रहा है वर्तमान समय में, उसमें क्या डिजिटल युग है, डिजिटल के साधन है, ग्लोबलाइजेशन हुआ है, वैश्विक नेटवर्क है, अर्थात हम एक विश्वग्राम के माध्यम से विश्वग्राम की धारणा के अनुरूप आपस में जुड़ गए हैं। तो ये कौन सा माध्यम है, डिजिटल माध्यम है। तो इसके द्वारा लैंगिक न्याय, समान अवसर की समानताएं, महिलाओं के द्वारा आपस में अब लैंगिक न्याय, समानता, अधिकारों की मांग, एक सोशल जो सोशल सोशल मीडिया है, उसके माध्यम से की जा रही है। तो इसमें क्या है, एक एक कार्यक्रम भी चलता मीटू। तो मीटू में क्या था, महिलाओं ने अपने जो प्रति जो यौन अपराध हुए उनके बारे में खुलकर बोलना शुरू कर दिया है। तो ये कौन सा चरण है, समकालीन चरण है, फोर्थ स्टेज है, फोर्थ वेव है, जहां आज नारीवादी आंदोलन विभिन्न प्रकार के नेटवर्क मानवाधिकारों से विचार विमर्श करके लैंगिक न्याय, समानता, अवसर आदि की मांग कर रही है। तो इस प्रकार हम इसको पुनः देख लेते हैं। पुनः एक तो क्या है, नारीवाद एक आंदोलन है जो विभिन्न अधिकारों के लिए मांग करता है और समानता की मांग करता है। दूसरा, इसकी परिभाषा है सिमोन दी बोवर, उसने दी है, स्त्री पैदा नहीं होती है बल्कि बना दी जाती है। अर्थात बायोलॉजिकल कोई डिफरेंस नहीं है, पुरुष सत्तात्मक समाज में उसको सेकंड दर्जे में बना दिया जाता है। तो राजनीतिक अवधारणा, पोलिटिकल को ये कॉन्सेप्ट, पहली लहर थी उदार राजनीतिवाद थी, इसमें मताधिकार व अन्य राजनीतिक अधिकार मिली। और आधुनिक जो नारीवाद का चित्रण है वो है मेरी बॉल स्टोनक्राफ्ट की पुस्तक है, ए विंटेशन ऑफ द राइट वोमेन 1792, मेरी बॉल स्टोनक्राफ्ट। नारीवाद की जो पहली लहर थी उसका विचार मंथन कहाँ हुआ था, अमेरिका में 1848 में एक सैनिका फ्रांस कन्वेंशन हुई थी। और सेकंड क्या था, ब्रिटेन में 1867 में जीएस मिल द्वारा स्त्री मताधिकार के लिए एक संशोधन बिल पेश किया गया जो पास नहीं हुआ। और 1903 में उग्रवादी जो आंदोलन की जो संचालन था वो एमलिन प्रेकस्ट और उनकी बेटी क्रिस्टाबेल के द्वारा किया गया। फिर हम उस नारीवाद की डिटेल अभी और पढ़ना बाकी है। वैसे उसमें प्रमुख धारा देखेंगे, उदार नारीवाद, मार्क्सवादी दृष्टिकोण जो शोषण का कारण मानता है, उग्र नारीवाद जो पितृसत्तात्मक व्यवस्था की आलोचना करता है, उत्तर आधुनिक नारीवाद जो एक समान स्त्री अनुभव को नकारते हुए नस्ल के आधार पर विभिन्न आधारों पर विभिन्नीकरण व विशेषीकरण के आधार पर अधिकारों की मांग करता है, सांस्कृतिक नारीवाद जिसमें महिलाओं के प्रेम गुण सहिष्णुता सहृदय आदि को स्वीकार किया जाता है। फिर है नारी आंदोलन का विकास। प्रथम चरण तो 19वीं सदी से 20वीं सदी के बीच में, द्वितीय लहर 1960 से 1980 के बीच में, और तृतीय लहर 1990 के बाद में, और चौथी लहर है जो डिजिटलाइजेशन है, मीटू जैसे प्रोग्राम चल रहे हैं। तो इस प्रकार नारीवाद 4 चरणों में विभाजित हो जाता है। अब इसमें हम कुछ थोड़ा सा आगे और पढ़ेंगे, इसके बारे में जो विद्वान हैं, विचारक हैं, उनके क्या स्टेटमेंट है, अलग कथन है, जो इनमें ही समाहित हो जाएंगे, इन्हीं धारा और इन्हीं विकास में, और तब जाके हम उसको कंप्लीटली अंडरस्टैंड कर सकेंगे।